गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्पीड दबाव यानी कि टर्बल प्रेशर। ठीक है, टर्बल प्रेशर क्या होता है इसको बताने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाले वीडियोस में कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है यानी कि परासरण दाब क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है यानी कि मतलब अगर हम नॉर्मली अगर बात करें कि मैं इसको अगर रिवाइज कराना चाहूँ आप लोगों से तो मैं बस इतनी सी बात करूंगी यहाँ पे कि डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई भी चीज, किसी भी चीज के जो अणु हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अगर मूवमेंट करते हैं, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अगर वो गति करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन बोलते हैं यानी कि विसरण बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा था आप लोगों को कि परासरण क्या होता है। बेटा परासरण के अंदर मैंने आप लोगों को क्या चीज बताई थी कि परासरण का मतलब होता है कि वो वाला दाब यानी कि जहां परासरण का मतलब क्या हुआ कि अगर अणु जो है अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं। आई रिपीट, अणु जो है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं और जब वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रहे हैं तो वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो गमन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अणु है किसके अणु है, सॉल्वेंट के यानी कि विलायक के अणु है। ठीक है, और जैसे ही वो कोशिका के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दाब लगाते हैं। समझ लो मेरी चीज, मान लो दाब लगाते हैं और उस चीज को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको। अब मान लो कि ये क्या है, एक कोशिका है। क्या है, एक कोशिका। ये क्या है, इसकी प्लाज्मा झिल्ली। किसी भी पादप के अंदर बाहर की तरफ जो होती है वो क्या होती है बेटा, कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है, कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल होती है। और आप सबको पता है कि जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी हुई होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। आई रिपीट, कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, वो बनी हुई है सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। तो बेटा जो ये कोशिका भित्ति है ये बहुत ही कैसी होती है, दृढ़ होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, रिजिड होती है। ठीक है, यानी कि एक पल को अगर मैं ये बोलूं कि भाई अगर हम एक काम करें तो ये काम जरूर हो सकता है कि प्लाज्मा झिल्ली में चेंजेस हो सकते हैं। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, प्लाज्मा झिल्ली में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी कोशिका भित्ति में चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा अगर आप लोगों को पता हो कि अगर मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो के अंदर ये बताया था हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है और आइसोटोनिक क्या होता है, बताया था ना। तो अगर मैं कोशिका को एक ऐसे सॉल्यूशन में डाल दूं जो अति परासरी है, कैसा है, अति परासरी यानी कि कैसा है वो, हाइपरटोनिक है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये एक कोशिका है और ये इसकी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, अगर ये अति परासरी विलयन है तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसके जल के अणु बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे और कोशिका क्या हो जाती है, पिचक जाती है। तो अब जो दूसरी कंडीशन होगी बेटा, ध्यान रखना, दूसरी कंडीशन के अंदर समझो इस चीज को, दूसरी कंडीशन के अंदर ये जो है ये तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, क्या, कोशिका भित्ति, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ वो पिचक जाएगी। ठीक है, और इसको हम लोग एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का क्षरण होना यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाए तो इसको हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब बहुत यहाँ पे छोटा सा है ये कि कोशिका जो होती है वो अपना साइज और शेप को हमेशा मेंटेन करके चलती है। ठीक है, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो प्लांट्स की हो। ठीक है, लेकिन एनिमल्स की कोशिकाओं के अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पादप कोशिका के अंदर
बेटा समझना इस चीज को, पादप कोशिका के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो ये बाहर वाली चीज है इसको हमने क्या बोला, सेल वॉल बोला। अंदर जो है वो क्या है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। चलिए, अब अगर किसी भी कोशिका के अंदर यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। अब जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि जो अणु होते हैं वो कहाँ जाने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो पानी के जो अणु है वो कहाँ जाएंगे, वो अंदर की ओर जाने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही पानी के अणु अंदर की ओर जाएंगे वैसे ही अंदर की तरफ क्या है, बहुत सारा जीव द्रव्य है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। अब अंदर की तरफ जो है वो यहाँ पे क्या है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये प्रोटोप्लाज्म है यहाँ पे, तो अब ये क्या करेगा बेटा, एक प्रेशर लगाएगा, क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। अणु, भाई बहुत सारे अगर अणु अंदर आ गए, मान लो एक कमरा है जहाँ पे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा अणु जो है वो एक अंदर आ जाएंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई प्रेशर लगाएंगे, और वो जो प्रेशर होगा उसी प्रेशर को हमने क्या नाम दिया, अब इसकी दीवारों पे भाई प्लाज्मा झिल्ली से भी बाहर क्या होगा, एक तरह का प्रेशर लगना शुरू होगा, और इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, भित्ति दबाव, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं कि वॉल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भित्ति दबाव, यानी कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, वॉल प्रेशर बोल रहे हैं, ठीक है। तो वॉल प्रेशर आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब जो ये वॉल प्रेशर है, ठीक है, वॉल प्रेशर में क्या हुआ कि यहाँ पे एक दबाव आ रहा है, और उस दबाव को हम क्या बोल रहे हैं, भित्ति दबाव बोल रहे हैं। चलिए, अगर हम बात करें, ये तो हुआ वॉल प्रेशर, और अंदर जो अणु जो दबाव लगा रहे हैं, ठीक है, अंदर जो है जो अणु जो है वो जो दबाव लगा रहे हैं, उस दबाव को हम डीपी यानी कि स्फीत दाब बोलते हैं, ठीक है। आई रिपीट, जो अणु दबाव लगा रहे हैं उस दबाव को हम डीपी यानी कि डीपी यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, टर्गर प्रेशर बोल रहे हैं। क्लियर, समझ में आ रही है मेरी बात? तो आई रिपीट, टर्गर प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर बराबर होता है वॉल प्रेशर की, ठीक है। जो ये वॉल प्रेशर है ये बराबर किसके है, टर्गर प्रेशर के, यानी कि जो परासरण के द्वारा जो अणु अंदर आ गए हैं, ठीक है, वो कोशिका की भित्ति के ऊपर एक दबाव लगाते हैं, ठीक है। और वो जो दबाव लगता है, वॉल का प्रेशर जो लगता है, जो दबाव लगता है, उसी दबाव को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी दबाव को हम लोग टर्गर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। आई रिपीट, उसी दबाव को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? दोबारा से बोलूं, चलिए समझिए इस चीज को। मैंने ये कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर की ओर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं, सेल के या कोशिका के अंदर की ओर आ रहे हैं। वो एक दबाव बनाएंगे, दबाव कहाँ बनाएंगे, प्रेशर कहाँ लगेगा, वॉल्स पे लगेगा, सेल वॉल पे लगेगा। तो जो सेल वॉल पे प्रेशर लग रहा है उसी प्रेशर को हमने नाम दिया वॉल प्रेशर, ठीक है। और वही प्रेशर क्या कहलाता है, इसको हम टर्गर प्रेशर यानी कि स्फीत दाब भी कहते हैं। तो हमने एक चीज लिखी कि TP = WP, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? हमने क्या लिखा, PP = WP, क्योंकि जो वॉल प्रेशर जो लगा है वो बिल्कुल बराबर है किसके, वो उसी को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया, स्फीत दाब यानी कि टर्गर प्रेशर नाम दिया। चलिए, अब एक और प्रेशर लगता है DP। DP क्या होता है, डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। और DPD का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, ठीक है। DPD क्या होता है मैं बाद में बताऊंगी, पहले इससे पहले ये समझिए कि ये दोनों चीजें जो हैं सबसे पहले मेयर ने 1938 के अंदर बताई थी। DPD और DP को बताया था BS मेयर ने 1938 के अंदर, और इसको पूरा ओवरऑल एक नाम दिया जाता है, और जल विभाग यानी कि वाटर पोटेंशियल जो है वो इसको नाम दिया जाता है। और वाटर पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, साइज बोलते हैं, ठीक है। साइज हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब जो DPD होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि द अमाउंट बाय विच डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज लोअर देन द सॉल्वेंट, ठीक है, कि भाई डिफ्यूजन प्रेशर जो है ना, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है कि जब भी अणु जो है अपनी अधिक सांद्रता से बाहर कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो
तो वो अपनी कम सांद्रता अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं, तो इसको कोई प्रेशर लगाएंगे, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, डीपी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और डीपीडी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट का मतलब होता है बच्चों की अगर कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है, यानी कि डिफ्यूजर प्रेशर जो है अगर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से कम है, सॉल्यूशन का किससे कम है, सॉल्वेंट से। सॉल्यूशन दो चीजों का मिक्सचर होता है और सॉल्वेंट एक ही होता है, कि अगर दोनों का जो सॉल्यूशन का जो है जो डीपी है वो सॉल्वेंट से अगर कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट बोलते हैं। समझ में आ गई, इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट बोलते हैं। अब जो ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट जो है, ठीक है, यानी कि ये एक तरह का एक नापन है, यानी कि एक तरह का एक इंडेक्स है कि कितने अमाउंट के अंदर पानी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि कोशिका के अंदर कितना पानी आ सकता है, उसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं डीपीडी, ठीक है, जो एक इंडेक्स है, यानी कि कितने अणु मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिका के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, इसी चीज को हमने क्या नाम बोला है, डीपीडी बोलता है। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल भाषा में कहूँ कि अगर कोई मेरे से ये पूछे कि डीपीडी क्या है, तो मैं ये बोलूंगी सिंपल भाषा में कि डीपीडी वो है कि एक इंडेक्स है कि कितने अमाउंट में कोशिका के अंदर अणु या मॉलिक्यूल आ सकते हैं, उसी चीज को हमने क्या नाम दिया, डीपीडी नाम दिया। क्लियर। तो जो ये डीपीडी है इसको देखने के लिए अब ध्यान रखना, जो एक्चुअल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ वाटर, पानी की अंदर एंट्री लेने के लिए, भाई एक बात बताओ, ओपी माइनस टीपी, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए किससे, टर्गर प्रेशर से, तभी तो पानी अंदर एंट्री ले पाएगा, ये तो नहीं ले पाएगा ना। भाई कोशिका के अंदर अणु कम है, ठीक है, और कोशिका के बाहर अणु ज्यादा है, तभी तो अणु अंदर आएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे तो अणु के अंदर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे ना। तो अब यहाँ पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो माइनस होगा टीपी के, तभी क्या होगा, क्या कहते हैं इस चीज को, तभी जो है वो पानी जो है वो अंदर आ पाएगा। चलो, तो डीपीडी बराबर क्या होता है, ओपी माइनस वॉल प्रेशर। अगर वॉल प्रेशर नहीं लग रहा है तो ओपी अगर ज्यादा हुआ तभी डीपीडी कैसा होगा, डीपीडी जो है वो क्या होगा कि वो अलाउ करेगा किसको, पानी को अंदर आने को, ठीक है। तो लेकिन अपन को पता है कि डब्ल्यूपी बराबर टीपी, यानी कि जो टर्गर प्रेशर है ये वॉल प्रेशर के बराबर होता है, तो हम डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है कि यहाँ पे डब्ल्यूपी लिखा हुआ है, वॉल प्रेशर लिखा हुआ है, ये इक्विवेलेंट होता है टर्गर प्रेशर की, तो मैंने ओपी माइनस टीपी कर दिया, ठीक है। अब कोई भी सेल जो है वो नॉर्मल है जिसके अंदर पानी कैसे है, नहीं है, स्पीड नहीं है, टर्गर नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, टर्गर प्रेशर जीरो है। भाई जब सेल में पानी के अणु नहीं है, यानी कि अंदर टर्गर प्रेशर जीरो है, उस कंडीशन के अंदर तो डीपीडी ओपी माइनस जीरो, तो यहाँ पे ओपी यानी कि क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, ठीक है, यानी पानी अंदर जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, दोबारा से बोल रही हूँ, समझो। अगर कोई कोशिका कैसी है, बिल्कुल नॉर्मल है, नरम कोशिका है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है, तो अब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि इस कोशिका के अंदर नॉर्मल नरम कोशिका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस कोशिका के अंदर वाटर का अमाउंट जो है वो कम है, तो इस केस के अंदर टीपी जो है वो कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डीपीटी बराबर हो जाएगा ओपी के, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ आ सकते हैं, अंदर की ओर आ सकते हैं। आई रिपीट, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ आ सकते हैं, अंदर आ सकते हैं। लेकिन भाई बहुत सारे अणु आ गए, अब प्रेशर बढ़ गया, तो ये प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, टर्गिड हो गई सेल, सेल कैसी हो गई, टर्गिड हो गई, स्फीत हो गई, फूल गई। अब उस केस के अंदर देखो मैंने क्या कहा कि डीपीटी इज इक्वल टू ओपी, अगर हम बात करें टारगेट सेल्स के अंदर ओपी बराबर हो जाता है किसके, टर्गर प्रेशर के। अब ओपी बराबर हो जाता है टर्गर प्रेशर के, तो इसीलिए डीपीडी ओपी माइनस डब्ल्यूपी और डीपीडी क्या हो गया, जीरो हो गया। डीपीडी जीरो हो गया, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि किसी भी टर्गर सेल के अंदर ओपी बराबर हो गया टीपी के, और टीपी बराबर किसके होता है, डब्ल्यूपी के, ठीक है। तो
अब ये दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा ना, ओपी से डब्ल्यूपी को माइनस करेंगे तो जीरो ही आएगा। और इसकी वजह से अब यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर, यानी कि जो इस कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, इसके अंदर जो अपना मेंटेन हो चुका है प्रेशर, इसके अंदर किसी भी सूरत में पानी जो है वो अंदर नहीं आ पाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे डीपीटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक बार दोबारा से समझ लो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको सम अप कर रही हूँ एक बार, फाइनली लास्ट सम अप कर रहे हैं अपन। कोशिका के अंदर ये जो होती है वो कोशिका भित्ति होती है, अंदर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। अगर अणु अंदर आएंगे तो दाब बढ़ेगा, और जो दाब बढ़ेगा उसी को हमने बोले वॉल प्रेशर, भित्ति दबाव बोला। ठीक है, और ये भित्ति दबाव ही बराबर होता है किसके, टर्नर प्रेशर के। भाई अगर कोशिका के अंदर बहुत सारे अणु आ जाएंगे अंदर, कोशिका फूल जाएगी, और वो फूल जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फीत दाब। ठीक है, क्या बोलते हैं, दाब लगता है। ठीक है, और वो दाब कहाँ लगता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोल्ड हो जाती है। ठीक है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होती है, वो रिजिड होती है, तो उसके ऊपर हमेशा एक प्रेशर लगता रहता है जिसको हम वॉल प्रेशर बोलते हैं। उसके अगेंस्ट में जो वो लगा रही है, जो वॉल प्रेशर लगा रही है, उसको हम बोलते हैं वॉल प्रेशर, यानी कि भित्ति दाब बोलते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, प्रॉपर ओवरऑल जो प्रेशर बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फीत दाब बोलते हैं, यानी कि टर्नर प्रेशर बोलते हैं। तो स्फीत दाब और भित्ति दाब यानी कि टीपी हमेशा बराबर होता है किसके, डब्ल्यूपी के। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जब कंडीशन क्या होती है, यानी कि अगर ओपी माइनस टीपी, अगर मान लो कि टीपी कैसा हुआ, कम हुआ, और ओपी ज्यादा हुआ, तभी क्या होगा, पानी जो है वो क्या हो पाएगा, अंदर आ पाएगा। तो वो जो एक्चुअल प्रेशर है उसी को हमने नाम दिया क्या, डीपीडी, कि भाई वो क्या इंडेक्स है जिसकी वजह से पानी अंदर आ पाएगा, उसी को हमने क्या नाम दिया, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट नाम दिया। ठीक है, कि ऐसा कौन सा विभव है जिसकी वजह से पानी अंदर आ पाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, डीपीटी बराबर होता है ओपी माइनस डब्ल्यूपी के, और डब्ल्यूपी यानी कि जो वॉल प्रेशर है वो बराबर होता है टीपी के। ठीक है, डब्ल्यूपी बराबर टीपी, तो डीपीटी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, कर सकते हैं ना अपन ये। ठीक है, अब ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कौन सी है कि सेल अगर कैसी है, नॉर्मल है, जहां पे अंदर पानी नहीं है। ठीक है, तो टीपी कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अंदर को दाब भी नहीं लग रहा है तो टीपी जीरो हो जाएगा, तो डीपी बराबर हो जाएगा ओपी के। और ओपी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो अंदर जा सकते हैं, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि भाई ठीक है, ऑस्मोसिस हो गया, अब यहाँ पे दाब लगना शुरू हो गया। सेकंड कंडीशन के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि क्या हो रहा है, ओपी बराबर हो जाता है टीपी के। ओपी किसके बराबर हो गया, टीपी के बराबर हो गया, क्योंकि तभी कोशिका की जो भित्ति होती है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ओपी बराबर हो गया टीपी के, और टीपी बराबर होता है वॉल प्रेशर के। तो ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया, और इसी के जीरो होने की वजह से, इसी के जीरो होने की वजह से जो ऑस्मोसिस है वो और नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जब ऑस्मोसिस नहीं हो पाएगा तो नेचुरल बात है कि पानी के अणु जो है वो अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अंदर अणु भरे पड़े हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना, कोशिका इस बात का हमेशा ध्यान रखती है कि अगर उसके अंदर बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं या वाटर के अणु हैं, तो वो और वाटर के अणु को एंट्री नहीं देती है। इसीलिए हम कोशिका झिल्ली को सिलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि या फिर कुछ जो होती है वो सेमी परमिएबल मानती है, कि जब अणु बहुत सारे हैं तब वो दूसरों को अंदर एंट्री नहीं देगी। समझ में आ गई बात? तो ये मैंने आज आपको बताया था टर्नर प्रेशर के बारे में या डीपीटी के बारे में। इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना। कल हम थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं वाटर पोटेंशियल और इसी के बारे में। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।